नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा ये युद्ध अभ्यास की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट 19 में क्योंकि आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो भी आई थी जो मैंने अभी 2 दिन पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी। उस 2 दिन नहीं, कल ही की वीडियो थी। जो कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आगे की क्या स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं, जिससे हमारा यूपीएसआई, जिससे हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हम उस एग्जाम में अपने मैथ में 100% स्कोर कर पाए। उसकी स्ट्रेटेजी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस वाला सेक्शन है उसमें जा सकते हैं, वहां से आपको वो वीडियो रिसेंट में मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। एक बार आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ दोस्तों। हम जो ये प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं युद्ध अभ्यास, उसमें हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे। और अपने जो यूपी पुलिस एसआई के लिए हम, और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसएससी जीडी के लिए से प्रैक्टिस सेट हम चला रहे थे। इसमें हम मेनली जो अपना टारगेट कर रहे थे वो यूपीएसआई को ज़्यादा टारगेट करके चल रहे थे। लेकिन अब आप लोगों को पता है आपका जीडी का एग्ज़ाम भी है 23 फरवरी से। और आप लोगों को ये भी पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी नज़दीकी आने वाला है। मतलब जल्दी ही आपका अप्रैल के आसपास आपका एग्ज़ाम, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के बाद, क्योंकि अप्रैल में आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मई जून के आसपास आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए हम मैथमेटिक्स में एक अपनी जो अभ्यास सीरीज हमने चलाई हुई थी, उस अभ्यास सीरीज को आज से कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश करेंगे। आज इस प्रैक्टिस सेट में आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन 40 क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया है। आपको आज की क्लास में लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको ऐसा भी लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आज की क्लास में आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में रहने वाले हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 19 रहने वाला है, क्योंकि इसके 18 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो प्रैक्टिस सेट देखना चाहें तो उन प्रैक्टिस सेट से आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेनली वो मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा यूपी पुलिस कांस्टेबल, थोड़ा सा एसएससी जीडी का भी ध्यान रख के चलेंगे, और साथ में हमारा यूपीएसआई का तो चल ही रहा है। लेकिन लेवल हम थोड़ा सा आज की क्लास में आपको लगेगा कि लेवल थोड़ा कम है, लेकिन जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके पैटर्न पे ही हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों। चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको प्रैक्टिस सेट को चलाएंगे। आप लोग जानते हैं युद्ध अभ्यास की सेशन हमारा काफ़ी 1 महीने पहले से अच्छे आई थिंक चल रहा है। दिसंबर 1 से मैंने ये शुरू किया था, और इसमें आपकी 18 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और ये आज की आपकी 19 नंबर की क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम इस अपने प्रैक्टिस सेट का जो बैकग्राउंड है ये हम यही रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते? आप एक बार मुझे ये भी ज़रूर बताएंगे। अगर आपको इसमें तकलीफ हो तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इजी क्वेश्चन है, आपको इजी क्वेश्चन है ये बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आया कहाँ हुआ है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी रखे हैं जो प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए तो है, लेकिन उनका मेंशन किया हुआ नहीं है, क्योंकि वो यूपीएसआई यूपी पुलिस से अलग प्रीवियस ईयर जैसे एसएससी जीडी एमटीएस और सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है, तो उनके मैंने नीचे मेंशन नहीं किया हुआ। हालांकि अगले जो प्रैक्टिस सेट मेरे आएंगे, मतलब अगले प्रैक्टिस सेट जो हमारे आएंगे, उसमें मैं उनको नीचे मेंशन कर दिया करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ये आपको बताना। देखो, हमें बताया हुआ है कि किसी संख्या का 70% क्या है दोस्तों। 70% जो है किसी संख्या का वो है हमारे पास 0.35।
अगर मैं इसको लिखना चाहूँ दोस्तों, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 35/100, आराम से लिख सकता हूँ 35/100। और मुझे पता है ये 70% की वैल्यू है। अगर मुझे वो संख्या चाहिए, अगर मुझे संख्या का 120% चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ये जिसका मान है। यानी मैं क्या करूंगा दोस्तों, मुझे 120% की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना जाएगा बोलो, हम क्या करेंगे, इस 35/100 को डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे, 70 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 120 से। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। 1 से हमारा ये 1 जीरो कट जाएगा, 7 से ये हमारा 5 बार कट जाएगा, और देखो 5 से ही कट जाएगा हमारे पास 20 बार। और 20 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 0.6। तो 0.6 मेरे पास इसका सही उत्तर आ जाएगा, 0.6। यानी ऑप्शन आपका डी आंसर आंसर सही हो जाएगा। बात आ गई समझ में आपको। इजी क्वेश्चन था और आपको इजी क्वेश्चन लगेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था, ये यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप करके बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान आपको बताना क्या होगा। देखो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है 1/6। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 0.25, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25/100%, लिख सकता हूँ 25/100%। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा दोस्तों, तो मैं क्या कर दूंगा, 25/100 और गुणा 100 हो जाएगा। और इसको मैं 25 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 आ जाएगा। यानी इसको लिख सकता हूँ 1/400। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/400 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि 4800 हमारे पास जो है उसका 1/6 यानी कि 16 से ही 2/3% और उसका भी 1/400 यानी 0.25% क्या होगा। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, क्या होगा बोलो, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 अट्ठे 48 बार कट जाएगा। और 400 से ये कितनी बार कट जाएगा, आप बोलोगे भैया 2 बार कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपके पास आ जाएगा 2। 2 उत्तर आपका इसका सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3 है। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, यदि एक की आय, ए की आय जो है बी की, इसने बोला ए की आय बी की आय से 40% क्या है, अधिक है। तो आपको बताना बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। देखो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। इसने बोला है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं कि ए की आय मेरे पास 100 होगी और बी की आय 100 होगी, तो ए की आय इससे 40% अधिक होगी, यानी 140 हो जाएगी। ये इसका रेशियो आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो आप मुझे बताएंगे कितनी कम है बोलो। आप बोलोगे भैया 40 ही कम है। और किससे कम है, आप बोलोगे भैया 140 से कम है। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100%। तो आपके पास इसका सही उत्तर आ जाएगा। बोलो क्या उत्तर आ जाएगा, आप बोलोगे इसका उत्तर आ जाएगा भैया 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2, ये बचेगा हमारे पास 7, यानी 200/7% हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। 200/7% का मतलब क्या होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। बचेगा आपके पास कितना, 206 बचेगा। 7 अट्ठे 56 आपके पास हो जाएगा। और 4 60/6 ये हो जाएगा 7। देखो 7 अट्ठे 56, 56 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 7 अट्ठे 56 और 4 60 हो जाएगा। यानी और 7 दूनी 14 सही है बिल्कुल, यानी इसके नीचे आ जाएगा 7। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 28 सही 4/7% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, देखो 7 अट्ठे 7 दूनी 14, 6 बचेगा और 7 अट्ठे 56 और आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। हाँ 4/7 सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में इसका सही कर देता हूँ, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे आप लिख देना 7। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका, शायद मुझसे ही गलती से लिखा गया, ये 7 हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 4। एक बार देख लेंगे ध्यान से, 40 कम है और किससे कम है, ए से कम है। तो ए कितना हो जाएगा, 140। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/7, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 2/7 का मतलब 200/7 हो जाएगा।
तो 7 अट्ठे 56, 56 4 60, यानी कि ऊपर जीरो बनाने के लिए 7 और 4 होना चाहिए। तो 7 7 49 4 ये नहीं हो सकता, 7 अट्ठे 56 और 5 ये भी नहीं हो सकता, 7 7 49 और 5 कितना होगा 49, और 5 कितना होगा दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। तो यही हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 4। अरुण ने, आपको बोला गया है अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। उसका लाभ आपको बताना। कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है दोस्तों कि क्वेश्चन आपके, देखो मैथ में आपके लगभग लगभग 37 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। 37 तो नहीं आते ना, 37 तो हिंदी में आते हैं। तो हाँ, लगभग लगभग आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लगभग 75 क्वेश्चन आपके आते हैं ना। 75 क्वेश्चन जो आपके आते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो आपके मैथ और रीजनिंग से आते हैं दोस्तों। अब उसमें वेटेज होता है मैथ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इसका सही क्राइटेरिया है। 75 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको देखना, अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का मिलेगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, 800 रुपए की साइकिल खरीदी गई, उसको 920 रुपए में बेचा गया। भाई 800 रुपए की साइकिल थी, उसको 920 रुपए में बेच दिया। मुझे बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ उसको। उसको जो फायदा हुआ दोस्तों वो 120 रुपए का फायदा हुआ। और किस पे हुआ, सीपी पे। सीपी कितना है 800 जिसमें खरीदी गई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 15 अट्ठे 120, यानी 15% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15% आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 6। अब देखो ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इजी क्वेश्चन आज इसलिए रख के लेके आया हूँ जिससे आपको एक बार अंदाजा लग जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखो 10% क्वेश्चन होते हैं जिनका लेवल अच्छा होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप समझोगे 70 to 80% पेपर आपका बहुत ईजी आता है। मतलब ईजी इन द सेंस आप उसको आराम से कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। देखो 2 लाख रुपए की जमीन खरीदी और उसको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। आप मुझे बताना लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई 2 लाख रुपए की जमीन थी, कितने रुपए की जमीन थी, 2 लाख रुपए की, उसको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो आप मुझे बताओ फायदा कितना हुआ। आप बोलोगे भैया 50,000 का फायदा हुआ। और 50,000 का जो फायदा हुआ वो किस पे हुआ, वो हुआ 2 लाख पे, जितने की जमीन बेची थी, जितने की जमीन खरीदी थी, सॉरी। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो आपका, आंसर हो जाएगा 25%। 25% आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई। 25% आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। ध्यान से समझिएगा। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30.60 अधिक पर बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। आपको बताना 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो एक बात समझो आप मुझे, एक बात मुझे आप समझाओ यहाँ से। दोस्तों अगर आपको कोई वस्तु खरीदी गई, उसको 15% की हानि हुई, 15% की पहले हानि हुई, और पैसा बढ़ाने के बाद उस वस्तु को 9% का लाभ हो गया। तो आप मुझे बताओ, पहले तो ये 15% की हानि कम हुई होगी, इसी के ही बीच में कहीं ना कहीं हमारा सीपी रहा होगा। पहले तो हमें अगर पैसा बढ़ाया होगा तो जो जितना ऋण है, ऋण इन द सेंस मतलब जो हमारी हानि है, पहले तो उसकी भरपाई हुई होगी, और उसकी भरपाई हुई होगी तो माइनस के 15 यानी ये +15 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने एक्स्ट्रा कमाया होगा 9, तो 9 प्लस इसमें कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें तभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और पहले केस में हानि हो रही हो, दूसरे केस में लाभ हो रहा हो, या पहले केस में लाभ हो रहा हो, दूसरे केस में हानि हो रही हो, तो आपको दोनों को ऐड कर देना है। और अगर ऐसा हो कि पहले केस में प्रॉफिट हो रहा हो, दूसरे केस में थोड़ा अधिक प्रॉफिट हो रहा हो, तो दोनों को माइनस कर देना है। अगर ऐसा हो कि पहले ज्यादा हानि हो रही हो और दूसरे में ज्यादा कम हानि हो रही हो, तो फिर दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना, उनका अंतर निकाल देना। और अगर डिफरेंट हो, हानि और लाभ हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे। हानि हानि हो तो माइनस करेंगे, लाभ लाभ हो तो माइनस करेंगे। आपको बात समझ में आ गई एकदम। तो कितना हो जाएगा बोलो इसका अंतर। आप बोलोगे भैया इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 24, यानी 24% जो है हमारा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 30.02 के, इसके बराबर हो जाएगा।
आपको निकालना 10% लाभ के मतलब। 10% का लाभ का मतलब क्या है, पहले तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा 100%, फिर उसको 10% लाभ का मतलब हो जाएगा दोस्तों 110% की वैल्यू, यानी हमें 110% की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आराम से आप सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो कैसे करेंगे बोलो, हमारे पास 30.60 मतलब 30.60 है, उसको पहले हमें 24 से डिवाइड करना है। देखो हाँ जी, पहले हम क्या करेंगे, इसको 24 से डिवाइड करेंगे। 30.6 को हमें डिवाइड करना है दोस्तों 24 से, और मल्टीप्लाई कर देनी है 110 से। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 140 यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 7 है। 775 रुपए अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितने की छूट हुई। भाई अंकित मूल्य कितना है, 475 है। आपको इसको 15% की छूट देनी है, और वही छूट हमें बतानी है। तो 15% निकाल दो, इसका कितना हो जाएगा बोलो। 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं। 25 ही कम 25 होते हैं, ठीक है। और कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ से अगर मैं 25 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, मेरे पास कितना बचेगा, 22 बचेगा। और 25 नंबर 225 होते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 नंबर 135 का 5 हो जाएगा। 15 कम 15 और 13 कितने होते हैं दोस्तों, आप बोलोगे भैया 28 होते हैं। इसको आपको डिवाइड कर देना है 4 से। 4 सत्ते कितने होते हैं, 8, 28, और 4 कम 4 होते हैं। बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 71.25 आपका सही उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। हाँ आते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी, लेकिन आपको वो भी करने हैं और आपको ये इजी क्वेश्चन भी अच्छे से सीखने हैं। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, उस पर 30% की छूट दी गई। उस फुटबॉल की अंकित जो अंतिम कीमत थी वो कितनी है, यानी कि 30% छूट के बाद उस फुटबॉल को कितने रुपए में बेचा गया। आप मुझे बताओ, अगर ये 9,000 की वस्तु थी, उसको 30% की छूट दी, यानी 70% पे बेचा गया होगा, यानी इसका जो एसपी होगा वो 70% होगा। तो आप मुझे बताओ इसका 70% कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा भैया, यानी कि 6300 आंसर आ जाएगा। 6300 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। अब देखो, ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप डिमोटिवेट मत होया करें कि आपके क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बस यहाँ पे बने रहें, मैं आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन से वाकिफ करा दूंगा, चाहे वो आपको हार्ड लगता हो, चाहे वो आपको इजी लगता हो। आप यहाँ से अगर जुड़ जाते हैं, देखो आपको पता है कि 2025 के लिए, यूपीएसआई के लिए हम लगभग लगभग 7 से 8 महीने से पीछे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने अपनी पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने अपने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, और जिसमें हमने अपने प्रैक्टिस सेट भी चला रखे हैं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने आपको 55 से 60 क्लास में कितना करा दिया, पूरा मैथ रिवाइज करा दिया, यूपीएसआई का पूरा मैथ कंप्लीट करा दिया। मॉक टेस्ट मैंने 38 मॉक टेस्ट आपको करा दिए दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट में भी ये आपका 19वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो बताओ, अगर इतना कर लेते हो आप, तो मैं नहीं मानता कि आपको जरा सी भी तकलीफ हो दोस्तों, कि पेपर में आपको जरा सी भी तकलीफ हो। आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी एग्जाम में, आप ध्यान रखना इस बात का। बस आप इसको जितना मैं करा रहा हूँ, आप इसको करते रहे ध्यान से। देखो जी, तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। आपको बोला गया किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 2 छूट प्रत्येक x% की देने के बाद कुल छूट 259.20 में होती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो x का मान बताना कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट करो क्वेश्चन की और अच्छे से इसको सोल्व करो। देखो आपको पता है कि मार्केट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस होता है उसका रेशियो ही हमारा निकल के आता है छूट परसेंटेज से, यानी कि डिस्काउंट से। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, मार्केट प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 720, और इसमें छूट कितनी मिलती है, छूट मिलती है दोस्तों ये। आप मुझे बताओ, अगर इतनी छूट मिलती है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ अगर अंकित मूल्य पर मुझे इतनी छूट मिल जाए, तो आप मुझे बताओ उसका एसपी कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया इसमें से आप 720 में से आप क्या कर दीजिए,
720 में से आप माइनस कर दीजिए 259 दशमलव कितना 20। तो आप जब इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, कितना माइनस करोगे 259.2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 460.2, 460.8 आएगा। यानी जो आपका एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा 460.8। ठीक है जी। आप मुझे बताएंगे, अब आप इसका क्या निकाल दीजिए, अब आप इसका निकाल दीजिए, क्या आप इसका रेशियो निकाल दीजिए। देखो आप मुझे बताएंगे ये अगर हट जाएगा मेरे पास तो ये कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ लग जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, अब क्रमागत दो छूट दी गई है, यानी ये हमारे पास जो रेशियो बनेगा दोस्तों, ये रेशियो हमारे पास बनेगा किसका, स्क्वायर का रेशियो बनेगा। किसका रेशियो बनेगा बोलो, स्क्वायर का रेशियो हमारे पास ये बनेगा। किसका रेशियो बनेगा, स्क्वायर का रेशियो हमारे पास ये बनेगा। अब एक चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जब दो क्रमागत छूट हो तो यहाँ पे जो बनता है वो स्क्वायर बनता है, जब तीन क्रमागत छूट हो तो यहाँ पे जो बनता है वो क्यूब बनता है, और जब एक हो तो ऐसे ही हमारा ये रेशियो से निकल जाएगा। जैसे हम किसमें करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। अगर 2 साल का कंपाउंड है तो नीचे स्क्वायर जो बनता है वो, जो नीचे रेशियो बनता है वो स्क्वायर की फॉर्म में बनता है। ऐसे समझो, अगर 10% क्या है मुझे छूट दी गई और 2 साल की बाद दो क्रमागत छूट दी गई, तो आप मुझे बताओ पहले साल 10 से 9 हो जाएगा, दूसरे साल 10 से 9 हो जाएगा, और अंततः ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 ढाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 9 9 81। तो आप मुझे बताओ क्या ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ये 10 का स्क्वायर बन रहा है, ये 9 का स्क्वायर बन रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ बन के आएगा, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ बन के आएगा। तो आप मुझे बताएंगे क्या बन के आएगा बोलो। अगर आप इसको 72 से डिवाइड कर देते हैं तो ये तो 100 आ जाएगा आपके पास, और आप इसको 72 से डिवाइड करोगे ये आपके पास आएगा 64। तो देखो ये स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि जो हमें छूट दी गई वो छूट दी गई 10 से 8, 10 से 8 हमें छूट दी गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, इसका मतलब हो जाएगा कि हमें 2 रुपए की छूट दी गई है दोस्तों, और किस पे दी गई है, 10 पर छूट दी गई है, मल्टीप्लाई 100%। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा भैया 20%। यानी 20% की हमें छूट दी गई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20%। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 40 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से करते रहेंगे। वीडियो की ड्यूरेशन हो सकता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास पहुंच जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे मैक्सिमम आउटकम आएगा, लेस प्रैक्टिस करोगे लेस आउटकम आएगा। तो हमें तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और अब तो दोस्तों गेम प्रैक्टिस का ही तो है भाई। आपका जो एग्जाम है यूपीएसआई का, आपको पता है कि मार्च में एग्जाम है, आपको पता है जीडी का एग्जाम आपका किस में है, फरवरी में है। तो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इस टाइम जो टाइम है दोस्तों वो केवल और केवल प्रैक्टिस का। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरी वीडियो देखनी, आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, आपको वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन अगर आपने निकाल दिया आंसर, टिक करना है, आगे बढ़ना है, एक बार आंसर चेक कर लेना है बस, जो वीडियो ऑन करके। अगर आपसे नहीं होता तो आप तब सॉल्यूशन देखना। इस तरीके से आप इस 1.5 घंटे की वीडियो को हो सकता है 45-50 मिनट में कंप्लीट कर लो। ठीक है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और जो इसके पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप मुझसे बोलोगे कि भैया ब्लैंक पीडीएफ चाहिए तो मैं ब्लैंक पीडीएफ दे दूंगा। अगर आप बोलोगे कि भैया हमें एनोटेशन पीडीएफ चाहिए, जो आपका एनोटेशन होगा यानी जो लिखा हुआ होगा, तो मैं आपको वो भी पीडीएफ दे दूंगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, @maths247 के टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक लगवा दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल का। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा एक है जिसमें हम 100 डेज यूपीएसआई के टारगेट चलाते हैं। उसमें भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को करने की। 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपए के पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना। आप मुझे बताएंगे 12 फरवरी 2022 और 11 फरवरी 2023 के बीच में कितना समय है। आप बोलोगे भैया पूरा पूरा 1 साल है। अगर पूरा पूरा 1 साल है तो ब्याज 1 साल के लिए निकालना है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट है 73,000, और उस पर 1 साल का ब्याज निकालना, तो कितना निकालना 15%। तो इसका 15% निकाल दीजिए आप। 2 जीरो तो हट ही जाएंगे, जीरो आ जाएगा, 15 या 45 का 5 आ जाएगा, और 15 सत्ते 105, और 10
4 कितना हो जाएगा 109, यानी आपके पास 10,950 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,950 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका ब्याज हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11 है, ध्यान से समझेंगे। आपको बोला गया है दोस्तों कि 7,200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना। देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। एसआई बराबर होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी, यानी कि टाइम बड़े 100 होता है। इसको हम शॉर्ट में ये भी बोल देते हैं दोस्तों कि एसआई बराबर पी आर इंटू टी परसेंट, इसको ये भी बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं एसआई बराबर प्रिंसिपल अमाउंट का आर टी परसेंट। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें आप इसको बराबर न लिख के आप इसको क्या लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती लिखेंगे, प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि दोस्तों आपको प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट वैल्यू होती है और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत होती है। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख के हम इसको प्रोपोर्शनल के हिसाब से लिख सकते हैं। यानी जो हमारे पास एसआई होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का आरटी परसेंट होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल अमाउंट का आरटी परसेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको दिया है प्रिंसिपल एसआई बराबर बताना है ना, एसआई बराबर प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 7,200 रुपए दोस्तों, और 9 महीने की बात है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना दी हुई है तो 9 महीने की बात है, पहले उसको साल में बदलेंगे तो 9/12 करेंगे और मल्टीप्लाई 50 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 50/3, और बटे आपके पास हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, अब ये बटे में है तो ये नीचे ही आ जाएंगे। 12 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कुछ ना करें, 12 से डिवाइड करेंगे, 12×6 = 72 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे दोस्तों आपके पास 600। 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200। तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, एसआई बराबर जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा 200 गुणा 9 गुणा 50 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएंगे और 200 दुनी हो जाएंगे 100, और 100 900 कितने हो जाएंगे आपके पास, 900 हो जाएंगे। 100 की 9 से गुणा करेंगे, 900 आपके पास कितना आ जाएगा, 900 आपके पास एसआई आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके पास 12 है। देखो ध्यान से समझेंगे। आपको दिया गया है दोस्तों 15,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 12% प्रति वर्ष शेष राशि को 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। अगर 2 साल के अंत में कुल जो ब्याज मिलता है दोस्तों वो 3344 रुपए मिलता है, तो आपको 10% की वैल्यू बतानी क्या होगी। आपको क्या बताना, 10% की वैल्यू। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप इसको दोस्तों बेसिक से भी कर सकते हो और आप इसको दोस्तों एलिगेशन से भी कर सकते हो। तो मैं आपको एलिगेशन से बताता हूँ, बेसिक से आप खुद कर लेना। बेसिक से क्या करना है आपको, मैं बेसिक से एक बार समझा देता हूँ। 15,000 है, आप मान लीजिए एक राशि आपकी एक्स हो जाएगी और दूसरी राशि हो जाएगी आपके पास 15,000 माइनस एक्स। ठीक है, 1000 को मैंने के में नोट कर दिया। ठीक है, अब एक को तो आपको 12% के 2 साल के ब्याज पे रखना, एक को आपको 10% के 2 साल के ब्याज पे रखना, टोटल आपको इसके बराबर रख देना। तो एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा जिससे आप खुद कर लोगे आसानी से। मैं आपको एलिगेशन से बताता हूँ। देखो एलिगेशन कैसे लगाओगे, एलिगेशन भी आप दो तरीके से लगा सकते हो। कैसे, अगर आप परसेंटेज में एलिगेशन लगाना चाहो तो परसेंटेज में भी लग जाएगा, लेकिन परसेंटेज में दोस्तों यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगा, आंसर गड़बड़ा सकता है, वो इसलिए गड़बड़ा सकता है क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ना ये आपकी फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन में भी ऐसे नहीं आएगी, ये आपकी कैसे आएगी, ये आपकी रिकरिंग डेसिमल में आएगी। और रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है दोस्तों कि निरंतर डेसिमल, और निरंतर डेसिमल से हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो इसलिए हमारा आंसर गड़बड़ा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम साधारण ब्याज में ही क्या लगाएंगे, साधारण ब्याज में ही आप क्या लगाओगे, एलिगेशन लगाओगे। कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से समझो। अगर 15,000 की बात करता हूं तो 12% 2 साल के लिए 12 दूनी 24 हो जाएगा। अगर आप 24 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 15 की 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आएगा। यानी एक तो हमारे पास 360 यानी कि 3,600 आ जाएगा ब्याज, और एक जो हमें मिलेगा 20% तो 15 दूनी यानी कि 30,000 मिलेगा। एक मिलेगा हमें 30,000, ये मिलेगा दोस्तों हमें 10% पर, ध्यान रखना ये हमें 10% में मिलेगा। एक बार मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, ये आपको 10% में मिलेगा और ये आपको मिलेगा 12% में। हम 2 साल का ब्याज ही निकाल रहे हैं और टोटल हमें जो ब्याज दिया हुआ है 2 साल का वो दिया हुआ है 3344। तो आप इसका क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे, तो आपके पास राशि आ जाएगी, कितनी हो जाएगी। आप यहाँ पे निकालोगे तो 344 बचेगा,
आप यहाँ पे माइनस करोगे तो बोलो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 256 आएगा। अब आप इसका रेशियो निकाल दीजिए, सिंपल है। आप इसका रेशियो, या रेशियो भी ना निकाले तो सिंपल हो जाएगा। देखो आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 600 हो जाएगा। यानी 600 यूनिट की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, आप बोलोगे भैया दी हुई है हमें 15,000। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 10% की। 10% मानी कि 256 की वैल्यू चाहिए, तो 256 की वैल्यू निकाल दीजिए आप। कैसे निकालोगे 256 की वैल्यू बताओ। 15,000 को आप किससे डिवाइड करोगे, आप 15,000 को 600 से डिवाइड करोगे। और जब आप 15,000 को 600 से डिवाइड करते हो ना, 15,000 को जब आप 600 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 25 आएगा। 25 छक्का 150 होते हैं ना। और इसकी मल्टीप्लाई आपको कर देनी है दोस्तों किससे, 256 से आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 256 से आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। आप इसको डिवाइड करोगे, 25 गुणा 256 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 6400 हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। 6400 हमारे पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आंसर बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको 3 तरीके इस क्वेश्चन को करने के बताए हैं। एक तरीका हम यहाँ पे लगा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि उससे क्या होगा, आंसर गलत आने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक से मैंने आपको करा दिया, एक से आप कर सकते हो। देखो 2 वर्ष के लिए वार्षिक, 2 वर्ष में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और ब्याज दर आपको बतानी कितनी होगी, ब्याज कितना होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, सिंपल है, 2 साल की बात हो रही है ना, तो पहले साल कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा बोलो, 3% के ब्याज दर है तो 103 हो जाएगा, सिंपल है। और अगले साल भी 100 से कितना हो जाएगा, 103। क्योंकि ब्याज जो लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो निरंतर लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 10,000। इसकी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सिंपल, हमें पता है इसका स्क्वायर वो होता है 10,609। यानी कि मेरे पास जो मूलधन आ जाएगा दोस्तों, वो मेरे पास बराबर दिया हुआ है किसके, ये बराबर दिया हुआ है 10,000 के, और 10,000 ही हमें दिया हुआ है। यानी कि मल्टीप्लाई 1 करना है, तो इसमें भी दोस्तों मल्टीप्लाई 1 करना है। अगर मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 10,609 हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। और इसने हमसे और क्या पूछा, ऐसा ही पूछा है, सीआई सॉरी, तो सीआई कितना हो जाएगा, 609 हो जाएगा। बोलो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 10,609, और 609 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके पास है 14। प्रश्न नंबर 14 आपके पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। राजेश ने 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। सिंपल है यार, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, आप मुझे बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। 121 आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 10% का केस बताया हुआ है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 10% का जो केस होता है दोस्तों, वो आपके लिए होता है अलग। अलग कैसे होगा, देखो ध्यान से समझिए। अगर मैं सीआई की बात करता हूँ, किसकी, सीआई की, अगर मैं सीआई की बात करता हूँ दोस्तों, 10% के केस में हमें सीआई की बात करनी है, और साथ में हमें एसआई की भी बात करनी है, दोनों की बात करनी है, ठीक है। आपको कैसे कैसे बात करनी है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है। कैसे करनी है, देखो ध्यान से समझो। ये हो जाएगा आपका 1 साल के लिए, ये हो जाएगा आपका 2 साल के लिए, ये हो जाएगा आपका 3 साल के लिए, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 साल। मैं 4 साल तक की बात बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों 4 साल तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीआई जो होता है वो 10% ही होता है, एसआई भी आपका 10% ही होता है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 2 साल की, तो 2 साल के लिए सीआई होता है 21%, 2 साल के लिए एसआई होता है दोस्तों 20%। अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ तो सीआई होता है 33.1%, और एसआई होता है दोस्तों 33%, सॉरी 30%। और अगर मैं 4 साल की बात करता हूँ तो 46.41% होता है, और ये होता है दोस्तों 40%। आपको बात समझ में आ गई। आपको बोला गया था कि 2%, 2 साल की बात है। अगर 2 साल की बात है तो यानी कि हमें इसकी बात चाहिए। अगर इसकी बात चाहिए दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 21% ब्याज आ जाएगा। उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे अमाउंट पूछा। यानी 100 रुपए पे अगर मैं 21% ब्याज निकालूंगा, तो 21% ब्याज निकालने के बाद 100% उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दूंगा, यानी कि 121% हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 121। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, 15। कोई राशि आपको बोला गया है, कोई राशि एक निश्चित प्रति ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,280 और 6 वर्षों में 12,200, 12,000 कितना हो जाएगा, 12,042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि आपको बतानी कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। देखो आप मुझे बताओ, यहाँ से मैं आपको एक चीज बताऊँ, यहाँ से मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
आप मुझे 10% का ही केस बताओ। अभी क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है। देखो 10% का केस आप मुझे बताओ। अगर मैं दोस्तों 10% एक साल की बात करता हूँ तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 10 से कितनी हो जाएगी बोलो? आप बोलोगे 10 से या 100 से कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ तो धनराशि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100 से कितनी हो जाएगी? 100 से फिर कितनी होगी? 100 से फिर होगी 110। यानी अगर मैं 100 से 110 करूंगा, 100 से फिर मैं 110 करूंगा दोस्तों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर बराबर करना पड़ेगा। और ये बराबर करूंगा तो यहाँ पे मुझे 110 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ मेरी 100 से मल्टीप्लाई हो ही रही है, तो यहाँ भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप ऐसा ना समझ के, आप ऐसे समझो। अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ, अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मेरे पास धनराशि कितनी हो जाएगी? 100 से 110 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ तो फिर मेरे लिए राशि कितना हो जाएगी? 100 से 110 हो जाएगी। भाई 3 साल की भी तो यही बात है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, हर साल के अंतर पर, हर साल के अंतर पर रेशियो सेम आ रहा है। यहाँ भी रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ का रेशियो के बराबर। यहाँ भी रेशियो 10:11 आ रहा है। यहाँ भी रेशियो 10:11 आ रहा है। और यहाँ भी रेशियो 10 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ये बात समझ गया? तो आप मुझे बताओ, जितने साल का अंतर होगा उसका रेशियो अगर समान होगा कि नहीं होगा बोलो? आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल रेशियो समान है। यानी अगर एक साल की बात करता हूँ तो रेशियो अगर 10 से 11 है तो अगले एक साल के लिए भी रेशियो 10 से 11 हो जाएगा, और उससे अगले साल के लिए भी रेशियो 10 से 11 हो जाएगा। यही चीज मुझे आपको समझानी थी। आप मुझे बताओ, अगर 3 साल की बात करता हूँ तो, अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं 3 साल की बात करता हूँ तो क्या होगा? 3 साल में कोई धनराशि अपने आप की कितनी हो जाएगी? अपने आप की 8,280 हो जाएगी। ठीक है। सॉरी 8,028 हो जाएगी। अगर 6 साल की बात करता हूं तो राशि अपने आप की 12,042 हो जाएगी। आप मुझे बताओ, ये भी तो 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की बात क्या होगी? ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा अपने आप में। और 3 साल बाद की बात भी ये है। यानी इनके बीच में, तीनों के दोनों के बीच में 3 साल का अंतर है। अगर 3 साल का अंतर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा कि जिस रेशियो में ये और ये होंगे, उसी रेशियो में ये और ये होंगे। तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल दो। इन दोनों का रेशियो निकालोगे, कैसे निकालोगे बोलो? आप बोलोगे भैया इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, इसका रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12,042 हो जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करूंगा 4,000 कितना हो जाएगा? 4,014 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास कितना? 6,000 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई? अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करूंगा, देखो 3 से डिवाइड करूंगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। और 3 या 9 हो जाएगा, और 3 पंजे 3 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा आपके पास? फिर बचेगा आपके पास दोस्तों 3 × 8 = 24 बच जाएगा। ठीक है। आप फिर इसको 3 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपके पास इतना। ठीक है जी, ये आपके पास इतना हो जाएगा। यानी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो अनुपात है आपका, ये जो आपका अनुपात है, ये फिर 3 से कट जाएगा। फिर 3 से आप इसको काट के देखो, 3 से काटूंगा कितने बार कटेगा? देखो 3 चौक 12 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 छक 18 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे कितना बचेगा बोलो? 3 छक 18, यहाँ पे कितना बचेगा? आप बोलोगे 2 बचेगा। 3 छक 18 हो जाएगा, 3 दूनी 27 हो जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपके पास अनुपात आ रहा है, यही अनुपात आपका क्या हो जाएगा? यही अनुपात आपका यहाँ पे आएगा। यही अनुपात आपका यहाँ पे आएगा दोस्तों। मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, यही अनुपात आपका यहाँ पे आएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास ये यूनिट है, ये यूनिट इसके बराबर है। किसके बराबर है बोलो? ये हमारे पास 8,028 के बराबर है। क्या बराबर है? 669, 28 के बराबर है। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ये आपके पास पी हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बोलो? ये 8,028 जो आपके पास वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये 669 की है। आपको जो वैल्यू निकालनी वो 446 की निकालनी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 446 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका ये 5352। आप इससे आप डिवाइड करोगे, 12 बार कट जाएगा पूरा। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। यानी 5352 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, 5352। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 16। प्रश्न नंबर आपका 16 है, इसको ध्यान से समझेंगे और करने की कोशिश करें। यदि P और Q का अनुपात 5:6 है, Q और R का अनुपात 14:15 है, तो P और R का अनुपात बताना। भाई P और Q का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5:6 दिया हुआ है। अगर मैं Q और R के अनुपात की बात करता हूं, तो क्या मैं इसको आगे लिख सकता हूं Q और R को? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसका अनुपात Q और R का अनुपात ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों? Q कितना है? Q है मेरे पास 14 और R कितना है मेरे पास 15 है। और इसी केस में मैंने आपको क्या बताया है, कई बार मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। ये 14 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको करना है इसको आगे बढ़ा देना है। इसको आगे बढ़ाएंगे ये 6 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे ये 14 हो जाएगा। बस आपको क्या कर देना है, इनका रेशियो निकाल देना है। आपको किसका रेशियो चाहिए? पी और आर का रेशियो चाहिए। तो पी और आर को कैसे लिख सकता हूँ? पी और आर को लिख सकता हूँ 14 गुणा 5 6 गुणा कितना 15 लिख सकता हूँ। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम डिवाइड कर लेंगे, वो सिंपल है। 5 से डिवाइड करूंगा 3 बार जाएगा, ठीक है। और 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 से डिवाइड करूंगा 7 बार जाएगा। तो 7:9 आंसर आ जाएगा, 7:9। ठीक है जी, 7:9 आंसर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर आपका है 17। आपको बोला गया है ए अनुपात बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके पास 3:9। ठीक है जी। आपको दिया हुआ है सी अनुपात ए प्लस बी कितना दिया हुआ है बोलो? 10:14 दिया हुआ है। ठीक है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आपको बताना बी अनुपात ए प्लस सी का आंसर। बी अनुपात ए प्लस सी का आंसर बताना। आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 9 और 3। मैं इसको अगर x मान लेता हूँ, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ दोस्तों, कहाँ? अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ, यहाँ अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे सी प्लस ए प्लस बी बराबर आएगा मेरे पास 24 यूनिट। 24/, मान लो इसको। क्या मान लीजिए? इसको 24/, मान लीजिए। आप मुझे एक बात बताएंगे, 24 आएगा ये 24/। आप मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, अगर ये 24 आ रहा है, ये 12 यूनिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है क्योंकि वैल्यू दोनों क्या है? वैल्यू तीनों दोनों जगह क्या ऐड हो रही है? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी ऐड हो रही है, तो हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मैं इसकी रेशियो की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा दोस्तों। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बोलो? ये आ जाएगा मेरे पास 3 दूनी 6, यानी ए अनुपात बी प्लस सी जो मेरे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 6:18 हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करता हूं तो सी अनुपात ए प्लस बी जो मेरे पास हो जाएगा वो है मेरे पास 10:14। अब क्योंकि ये वैल्यू बन गया, क्योंकि क्या बन गया? ये वैल्यू बन गया। अब भाई अब सब वैल्यू बन जाएगा तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, यानी ए का मान हो जाएगा 6 और यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा आपके पास 10। और क्योंकि बी प्लस सी 18 है तो आप यहाँ से बी का मान निकाल दीजिए। बी प्लस सी बराबर कितना? 18 है, तो आप यहाँ से बी का मान निकाल दीजिए, 10 माइनस कर दीजिए इसमें से। 18 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 8, यानी अ, अगर बी की बात करूंगा तो 8 आ जाएगा। अब इसका अनुपात आपको निकालना है, बोलो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा मेरे पास 8, ठीक है। और अनुपात ए प्लस सी, ए प्लस यानी कि 6 और सी कितना है 10, 6 और 16 कितना हो जाएगा? 10 16 हो जाएगा। अगर इसका अनुपात निकालूंगा दोस्तों तो 1:2 आ जाएगा। 1:2 का मतलब 1/2, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। समझ में आ गई आपको बात? आपको क्या करना था? रेशियो बराबर करना था। रेशियो जब बराबर हो जाता है, जब रेशियो सेटिस्फाई हो जाता है दोस्तों, वो वैल्यू बन जाता है। आगे चलते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पूर्व मान लीजिए इसकी आयु 4x है, इसकी आयु 5x है। ये ए और बी की मैं बात करता हूँ, ए और बी की। ठीक है जी। इसने बोला है अब से 8 वर्ष बाद। अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैं अब से 8 वर्ष बाद जाऊंगा तो पहले तो मुझे प्रेजेंट में जाना पड़ेगा, तो प्रेजेंट में जाने के लिए मुझे 4 साल ऐड करने पड़ेंगे। और अगर मैं 8 वर्ष बाद की बात करता हूं तो फिर मुझे 8 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे ही इसमें मुझे 4 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे, फिर मुझे 8 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे। तो इनका अनुपात जो आ जाता है वो 11 अनुपात कितना आ जाता है? 11:13 आ जाता है। समझ में आती बात? इनकी वर्तमान आयु बतानी, कैसे बताओगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे बताओगे बोलो? 13 चौका 52 हो जाएंगे, तो 52x हो जाएगा, प्लस ये कितना है 12, 12 और 13 कितना होता है?
भाई 12 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बोलो, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे 156 आएगा, बराबर बराबर हो जाएगा 5 11 55 हो जाएगा दोस्तों। 55x प्लस 12 और 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारे पास 24। 24 बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 8। अगर x का मान 8 आ गया, हमसे पूछा गया है इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो आप वर्तमान आयु निकाल दीजिए। भाई 4x है तो 4 गुणा 8, वर्तमान के लिए 5, 4 प्लस जोड़ना पड़ेगा। हमें किसका बताना, दोनों वर्तमान आयु का कुल योग, और प्लस कर देंगे इसमें कितना, 5 गुणा 8 प्लस कितना हो जाएगा 4। तो देखो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और प्लस कितना हो जाएगा 5 80 और 4 44 हो जाएगा, 40 और 4 44। तो इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 वर्ष। तो 80 वर्ष आपके पास आंसर, 80 वर्ष यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास है 19। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारे पास कौन सा है, 19 है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। आपको बोला गया है 3 साझेदार ए बी सी कुल 30,000 की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400, बी को 25,500 और सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी एक साथ कितनी धनराशि निवेश करते हैं, ये आपको बताना है। देखो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट वो किसके बराबर होता है, वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। जो इन्वेस्टमेंट आपको जितने टाइम तक की है उसका मल्टीप्लाई आपका प्रॉफिट का रेशियो के बराबर होता है। यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर आएगा। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, इसमें कहीं ये बोला गया है कि वर्ष ये इतने वर्ष के लिए करता है, ये इतने वर्ष के लिए नहीं। इसमें सारी की सारी बात एक वर्ष की बात करी गई है। यानी तीनों के तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, तीनों के तीनों व्यक्ति 1 वर्ष तक इन्वेस्ट करेंगे। और अगर 1 वर्ष तक इन्वेस्ट करेंगे तो टी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी 1। और जब टी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रॉफिट का रेशियो जो आ जाएगा दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो लाभ का रेशियो है वो निवेश के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो आप इसका रेशियो निकाल दीजिए लाभ का। भाई ए का लाभ और बी का लाभ, हमें सी का लाभ दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है ना, तो इनके लाभ का रेशियो आप निकाल दीजिए, सिंपल है। लाभ ए का कितना हुआ, आप बोलोगे भैया ए का लाभ हुआ इतना हमारे पास, बी का लाभ कितना हुआ, बी का लाभ हुआ इतना, सी का लाभ कितना हुआ, सी का जो लाभ हुआ दोस्तों वो हुआ 30,600। आप क्या करेंगे, आप इनका रेशियो निकाल देंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे। आप इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड होगा बोलो, 3 से डिवाइड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो 3 छंग 18 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो तीनों की तीनों वैल्यू 17 से डिवाइड हो जाएगी, 17 चौका 68 हो जाएंगे, 17 पंजे 85 हो जाएंगे, 17 छक्का 102 हो जाएंगे। ठीक है जी, इनका अनुपात आपके पास आ जाएगा 5:4:5:6 आ जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे टोटल जो निवेश हुआ दोस्तों वो 30,000 का हुआ, तो टोटल निवेश तीनों ने मिला के क्या होगा। अब तीनों की मिलाने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, आप बोलोगे भैया 30 यूनिट बनेगी। तो 30 यूनिट का जो मान आपको दिया हुआ है वो 30,000 दिया हुआ है। 30 यूनिट का मान आपको 30,000। आपसे पूछा गया ए और सी मिलाकर कितना निवेश करते हैं, ए और सी मिलाकर कितना निवेश करते हैं, आप बोलोगे 6 यूनिट निवेश करते हैं। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, यानी 6 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10,000। बोलो बात आगे समझ में कि नहीं आएगी बोलो, 6 यूनिट नहीं 6,000, ये 15 आएगा ना, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 15 आएगा, ये आपके पास 15 आएगा, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 यूनिट की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12, 6 दूनी 12, यानी कि आपके पास जो 2 गुना है ना इसका, भाई 2 गुना है तो 6 और 10 यूनिट होगा, माफी चाहूंगा मुझे क्या हो रहा है, ये 10 यूनिट है दोस्तों, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का 2 गुना हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 आपका सही उत्तर आ जाएगा, 20,000। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2,000 20,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास कौन सा है, प्रश्न नंबर है हमारे पास 20। एक्स वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 6,000 और 8,000 रुपए का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3:3, 2, 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ उनका इतना है तो आपको बताना लाभ वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा।
एक्स आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के और इनटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। निवेश का रेशियो कितना है, 4,000। इसने 4,000 रुपये निवेश किया, इसने 6,000 रुपये निवेश किया और इस व्यक्ति ने 8,000 रुपये निवेश किया। समय कितने कितने के लिए निवेश किया दोस्तों, समय के लिए निवेश किया कितने कितने के, ए ने जो निवेश किया वो 3 वर्ष के लिए, बी ने जो यानी कि वाई ने जो निवेश किया वो 2 वर्ष के लिए और इसने जो निवेश किया वो 4 वर्ष के लिए निवेश किया। इनका अनुपात आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड। अब आप मुझे बताओ इसके जो इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था उसमें मैंने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, उसमें मैंने टाइम की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो रेशियो आपका बन जाएगा ये प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 से 3 जीरो हटा देंगे सबके, ठीक है। 4 से सब डिवाइड हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 12 ये 3 बार चला जाएगा 4 से, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब इसका रेशियो निकाल देंगे, 3:8 आ जाएगा, 3:3:8। ये आपका इनका अनुपात आ जाएगा प्रॉफिट का। ये किसका अनुपात आ जाएगा, प्रॉफिट का। अब आप मुझे बताओ इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 14 यूनिट। और 14 यूनिट जो टोटल प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, वो है 56,000 के बराबर। आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है कि बी का अनुपात आपको बताना, बी का, तो बी का कितना है 3। तो आप बोलोगे भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई 14 चौका कितने होते हैं 56 और 3 चौक होते हैं 12, यानी कि 12,000 आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो 12,000 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपके पास ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 21 है। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है। देखो ध्यान से समझो, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना, तो 1:7 हो जाएगा। आपको बोला गया है बराबर है, आपको बोला है 2,75,000 रुपए का क्या हुआ, वार्षिक लाभ हुआ। उसमें आपको ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा। 1 साल के लिए निवेश किया गया है, वर्ष के अंत की बात हो रही है ना, वार्षिक, तो यानी कि समय दोनों का समान है। अगर दोनों का समान है तो अगर दोनों का समय समान है तो दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही, तो ये प्रॉफिट का ही रेशियो हो जाएगा। ये ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा दोस्तों, यही उसका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा और यही रेशियो उसका इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपके, यहाँ होगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,75,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 2,75,000 आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। आपको किसकी वैल्यू निकाली, आपको निकालनी ए की वैल्यू, यानी आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो आप जब 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो पहली बात तो ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 7 का मल्टीपल चेक कर लो, वैसे आपका इसका आंसर आ जाएगा 2,40,625। 2,40,625 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके पास है 23, 2017 यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करेंगे। देखो जी, 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। नए मिश्रण में जल 30% बनाने के लिए कितना जल मिलाना पड़ेगा। देखो आप मुझे बताओ, 25% पानी का मतलब क्या हो जाएगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी कि 4 लीटर के पानी में, 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर वाटर है और 3 लीटर क्या है, 3 लीटर दूध है। ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा मिल्क। समझ में आ गई बात। आपको बोला गया है अगर अगर मिश्रण जो बनाना है मुझे कितना, 30% बनाना, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 3/10 होती है, यानी 3 मुझे पानी बनाना है और 7 मेरे पास दूध होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। आप मुझे बताओ कितना जल मिलाया जाना चाहिए, उसमें क्या मिलाया गया, उसमें मिलाया गया है जल। और अगर जल मिलाया गया है दोस्तों तो आप मुझे बताओ मिल्क तो उसका सेम रहेगा, और अगर मिल्क सेम रहेगा तो मिल्क को मैं क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। मिल्क को बराबर करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेशियो कट के मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 7:7 हो जाएगा। और ये रेशियो कटने के बाद मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 9:21। तो आप मुझे बताएंगे कितना रेशियो ऐड किया गया। आप बोलोगे 2 यूनिट ऐड किया गया, 2 यूनिट। और ये टोटल कितना था, ये टोटल था हमारे पास कितना, ये टोटल था दोस्तों हमारे पास 29। तो आप मुझे बताएंगे 125 को आप 29 से डिवाइड करो और फिर आप उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ये 29 था और इस 29 यूनिट की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 125 दी हुई है, 125 दी हुई है, 125। ठीक है जी, आपको वैल्यू निकालनी 2 यूनिट की, 2 यूनिट कितना हो जाएगा,
2 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 125/29 125/29 गुणा 2। ठीक है जी, आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 8.6 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। 8.62 आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 28 होगा ना, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 28 होगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 28 होगा ना। 21 + 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, फिर अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास सीधा आंसर आएगा कितना, सीधा आंसर मेरे पास आएगा, ये 28 है, ये हमारे पास 28 कितना है, ये 28 है, ये है 28। तो 28 यूनिट बराबर आपके पास 125 है, और आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 125 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 28 से, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तब जाके आपके पास आंसर बनेगा 8.92 लीटर। 8.92 लीटर आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आगे समझ में, आपको नहीं आ रही? आपको बात अच्छे से समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास है, प्रश्न नंबर हमारे पास है 23। देखो जी 23 नंबर क्वेश्चन। एक पात्र में 2 द्रव है एक्स और वाई। क्या मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप अपने आप करके बताएं मुझे। आप ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क के तौर पे जरूर करके बताएं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप इसको कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, और अच्छे तरीके से आप इसको कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। एक परीक्षा में 8 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 है। 9 अन्य छात्राएं का 6.8 था, ठीक है, और औसत अंक कितना था, 8 था। 17 छात्राओं का औसत अंक कितना है, मतलब टोटल आपको बताना कितना है। देखो आप मुझे बताइए, 8 छात्राएं हैं, उनका औसत अंक कितना है, 5.1 है। तो आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5.1 से 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप मुझे बताओ कितना आएगा भाई। 8 पंजे 40, 8 कम 8, तो 40.8 आ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल से उनका सम हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे दोस्तों अब कितना है, 9 छात्राओं का औसत जो है वो है 6.8। तो आपको क्या करनी है, 9 छात्राओं की मल्टीप्लाई कर देनी है 6.8 से। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 9 छंग 54, 8 नम कितना होते हैं 72। तो आप इसको 54 72 कितना हो जाएगा 7, तो 61.2, 61.2 आ जाएगा। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए, आप इसमें ऐड कर दीजिए जो आपका आया था 40 पॉइंट कितना आया था, 40 पॉइंट आपका 2 आया था, 8 आया था। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा दोस्तों आपके पास, ये टोटल हो जाएगा 102। अब 102 जो आ जाएगा वो टोटल सम आ जाएगा कितना, छात्रों के अंकों का सम आ जाएगा। आपसे पूछा गया कि छात्रों का औसत कितना है, तो भाई छात्र कितने हैं, आप बोलोगे 17 छात्र हैं, तो 17 छक्का कितने होते हैं 102, तो 6 इनका औसत आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और गणित में ए बी के अंक क्रम से 72 70 80 90 एक्स थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक जो है वो 80 है, तो आपको बताना गणित में उसके अंक कितने थे। तो गणित में उसके अंक कितने थे, ठीक है जी। देखो अंग्रेजी तमिल भाषा है एक, तो एक इंग्लिश दी हुई है, एक साइंस दिया हुआ है, एक एसएसटी दी हुई है, और एक मैथ दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट है। इन 5 सब्जेक्ट में एक में तो 72 अंक है, एक में 70 अंक है, एक में 80 अंक है, एक में 90 अंक है, और एक में एक्स अंक मान लिया दिया हुआ है। एक्स मानना ही क्या है, 80 इसमें कितने एक्स अंक दिए हुए हैं, ठीक है जी। आपको बताना है दोस्तों, आप मुझे सबसे पहले बात बताएंगे, आपको दिया गया है कि जो इनका औसत है ना, औसत एवरेज जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 80। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, अगर मैं एवरेज में टोटल की मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल का सम आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, 72 + 70, ये मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, आप इसमें डेविएशन लगा दीजिए। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि 400 हो जाएगा। अब 400 में आप इसको माइनस कर दीजिए भाई, 72 72 में अगर मैं 70 ऐड करूंगा कितना आएगा, 144 आ जाएगा। 72 सॉरी 142 आ जाएगा। प्लस उसमें अगर मैं 80 ऐड करूंगा तो मेरे पास 222 हो जाएगा। 222 में अगर मैं 90 ऐड करता हूँ तो 332 आ जाएगा, और 332 आ जाएगा मेरे पास ये, यानी कि 312 312 प्लस एक्स बराबर मेरे पास हो जाएगा 400। आप एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल है, 88 आंसर आ जाएगा एक्स का। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 88, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपके बाद 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए।
26 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत कितना है, 42 दिया हुआ है। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 42। अगर मैं 12 संख्याओं का सम निकालता हूँ तो 42 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 42 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 संख्याएं हैं और 42 उनका क्या है, औसत है। तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 504। ठीक है जी। अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 40 है। अगर मैं अंतिम 5 संख्याओं की बात करता हूँ तो 40 उनका औसत दिया होगा अंतिम 5 संख्याओं का। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40, तो 8 पंजे 40 हो जाएगी, 5 चौक कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि 200 आ जाएगा। ठीक है। और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 4 संख्याओं की बात हो रही है, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 44। तो 44 गुणा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो, 44। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में यहाँ तक, बिल्कुल। अब आप मुझे बताएंगे, इसने बोला है कि छठी संख्या यानी कि 6 नंबर जो है हमारा, और 5वां नंबर जो है, 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, और 7वीं संख्या ये हो जाएगी। आपको बोला गया है छठी संख्या के बारे में। किसके बारे में बोला गया है, छठी संख्या के बारे में। छठी संख्या 5वीं संख्या से तो 5 कम है, 5वीं संख्या से 5 कम। अगर मैं मान लेता हूँ छठी संख्या मेरे पास क्या, और इसने बोला 7वीं संख्या से 5 कम है। अगर मैं 7वीं संख्या मान लेता हूँ x, तो छठी संख्या इससे 7वीं संख्या से 5 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मैं 5वीं संख्या की बात करूं, इसने बोला है 5वीं संख्या से क्या है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, तो अगर ये 6 कम है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस के 1 हो जाएगा। बोलो बात आ गई समझ में। अब देखो इसके बीच अंतर 6 का है, इसके बीच अंतर कितना है, 5 का, तो ये हमें दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे दोस्तों ये, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 376 आएगा। और 376 टोटल हो जाएगा, ये कितनी संख्या है, 2 संख्याओं का, तो 12 संख्याओं का टोटल ये है, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे। आप क्या करेंगे, 504 में से आप माइनस कर देंगे 376। जब आप 504 में से 376 माइनस करोगे दोस्तों, 504 में से आपको 376 माइनस कर देना, तो आपके पास बचेगा 128। अब ये जो 128 बचा, ये इन तीनों संख्याओं का सम है। ये 128 जो आपके पास बचा, इन तीनों संख्याओं का सम है, यानी 128 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और माइनस के 4। ठीक है जी। 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 इसमें ऐड करूंगा 132 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 44 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। तो 5वीं संख्या कितनी है, 5वीं संख्या हो जाएगी दोस्तों 44 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 7वीं संख्या हो जाएगी 44। अब आप मुझे बताएंगे इनका औसत कितना हो जाएगा, दोनों का, इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का औसत हो जाएगा 44 प्लस 45 बटे 2 बराबर हो जाएगा 44.5। ठीक है जी। 44.5 आगे की बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात आगे समझ में आपको। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 27। ए एक कार्य को 140 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 144 दिन में कर सकता है, 140 में, और बी जो है दोस्तों, बी क्या कर सकता है, बी कर सकता है 280 दिन में। आप क्या कर लेंगे, 280 ले लेंगे एलसीएम। ए की क्षमता आ जाएगी 2, बी की क्षमता आ जाएगी 1। टोटल काम दोनों से कराना है, तो दोनों से टोटल काम कराएंगे तो कितनी बार कटेगा बताओ, ये हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 से 18, यानी कि 760 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 760 दिनों में। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए एक कार्य को 130 दिनों में खत्म कर सकता है, बी 2460 दिनों में कर सकता है। आपको बताना है एक साथ कार्य करते हो कितने दिन में कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। आप कितने दिन में कर देंगे, आप बोलोगे भैया 320 दिन में कर देंगे, इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 29। ए बी सी की जो दक्षता आपको दी हुई है, वो दी हुई है 7:5:8। दक्षता का मतलब हो जाएगा इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 7:5:8 दिया हुआ है। इसने बोला एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर दोस्तों एक साथ मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों की क्षमताएं एक साथ काम करेगी, और तीनों की टोटल क्षमता हो जाएगी 20।
और 20 एक दिन एक साथ काम करेंगे तो 42 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल वर्क। आपको बोला गया बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया, बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया। आपको क्या बताया गया, बी और सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अगर बी और सी एक साथ काम करेंगे तो 5 + 8 की क्षमता से काम करेंगे और 21 दिन तक काम करेंगे। तो आप मुझे बताओ 13 इनकी क्षमता हो जाएगी टोटल और 21 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, आप बोलोगे 273 काम कर देंगे टोटल, 273 काम हो गया। ठीक है, एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य को ए ने अकेले पूरा किया। तो आप मुझे बताएंगे, पहले तो आप मुझे बताएंगे ये टोटल कितना काम हो जाएगा। ये जो टोटल काम हो जाएगा 42 दूनी कितने होते हैं, 42 दूनी 84 होते हैं, यानी 840 काम हो जाएगा। तो आप जो शेष काम बचेगा, रिमेनिंग वर्क जो आपका बचेगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, आप 840 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 273। तो 840 में से आप अगर माइनस करोगे 273 तो आपके पास कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 567 बचेगा। और ये काम किसके द्वारा हो रहा है, ये काम हो रहा है हो रहा है दोस्तों किसके, 7 के द्वारा। तो 7 की क्षमता कितनी है, 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बोलो, 7 × 8 = 56, 7 × 7 तो 81 दिन आपके पास आएगा। तो ए कितने दिनों में कर देगा, 7 × 8 = 56 और 7 × 7 तो 81 दिन आपके यहाँ आ जाएंगे। इसने पूछा गया काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने दिन लगे, 20 दिन यहाँ पे लगे, 81 दिन यहाँ पे लगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, नहीं 21 दिन लगे ना, सॉरी 21 दिन, हाँ ये है ना 21 दिन लगे, तो यहाँ पे 21 दिन लगे, ये वाले 21 दिन, 21 दिन यहाँ हो गए दोस्तों और 81 दिन यहाँ हो गए। तो 21 + 81 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 102 हो जाएगा, यानी 102 में काम पूरा हो जाएगा 102 दिनों में। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। भाई 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो इससे इजी अगर कोई क्वेश्चन हो, भाई जिसकी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था ना, तो उसको तो 2 नंबर फ्री के मिल गए होंगे। कितना आंसर आ जाएगा भैया, कितना आंसर आ जाएगा, 5 घंटे आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। एक वर्गाकार मैदान है, अगर इसके चारों ओर दौड़ता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, इसकी परिधि तय करता होगा। इसकी क्या करता होगा, परिधि तय करता होगा। इसकी परिधि कितनी है, ये भी 25 है और ये भी 25 है, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती है ना, ये भी 25 ये भी 25। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ, टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगी इसकी परिधि। ठीक है जी, या परिमाप आप कह सकते हैं, परिधि तो क्या हम उसमें यूज करते हैं ना व्रत में, तो परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4a। 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 25, 4 × 25 बराबर हो जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। अब इसने बोला कि 100 मीटर की दूरी तय करने को 9 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है। तो आप सिंपल तरीके से क्या समय निकाल देंगे, समय कितना हो जाएगा 100/9, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 40। तो 40 सेकंड आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, 40 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका जो है 32। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। भाई 35 मीटर की गाड़ी है, आपसे मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है दोस्तों, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो ट्रेन अपनी ही दूरी को पार कर रही है। अगर अपनी ही दूरी को पार कर रही है, 35 मीटर की वो ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 18 पंजे कितने होते हैं बोले, 18 पंजे होते हैं 90, 5 पंजे 25, यानी कि आपके पास आ जाएगा 7/5। और 7/5 का मतलब होता है दोस्तों, 7/5 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 4.5 सॉरी 1.4 सेकेंड, 1.4 सेकेंड में पार कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास है 30। यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, भाई 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो और मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो तो आ जाएगी इसकी क्या
ये आ जाएगी इसकी स्पीड, और स्पीड में अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि मेरे पास कितना दिया हुआ है, जो कि मेरे पास दिया हुआ है 9 सेकेंड, तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस 9 दूनी 18, 16 और 16 पंजे कितना होता है 80, यानी 80 मीटर हमारे पास इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, 80 मीटर, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप ये मत कहना भैया बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो मेरे भाई, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको बोला गया है, ये क्वेश्चन है आपका सामने आपके 22 66, 22 66 44। अब ये 22 66 44 है दोस्तों। अब अगर इसमें से आपको बोला गया कि ऐसी कौन सी संख्या इसमें से घटाई जाए, ऐसी कौन सी संख्या इसमें से घटाई जाए, ऐसी कौन सी संख्या इसमें से घटाई जाए दोस्तों कि ये पूरा क्या निकल जाए, ये पूरा एक स्क्वायर बन जाए, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो इसका मतलब क्या है बोलो, इसने बोला कि 22 66 44 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए जिसके लिए प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं 16 से विभाजित। तो संख्या 16 से विभाजित होने का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया हुआ है 2 से अगर कोई संख्या विभाजित हो तो मुझे उसके लास्ट की डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट देखनी है। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है तो क्या देखना होता है बताओ, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट देखनी होती है। अगर मैं बात करता हूँ संख्या 8 से विभाजित है तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है। अगर मैं 16 से बात करता हूँ तो लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी होती है, ठीक है जी। अगर कोई संख्या, आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या मेरी 16 से डिवाइड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, अगर वो संख्या 16 से डिवाइड है तो मुझे लास्ट की 4 डिजिट देखनी पड़ेगी। तो लास्ट की 4 डिजिट अगर मैं देखूंगा दोस्तों, तो लास्ट की 4 डिजिट आप चेक कर लीजिए इसमें, सिंपल है, अगर आप इसकी लास्ट की 4 डिजिट चेक कर लेते हो तो आपके पास इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, लास्ट की 4 डिजिट में चेक कर लेता हूँ, 66 44, 66 44 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये परफेक्ट डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या डिवाइड करनी पड़ेगी, देखो अगर मैं इसमें से निकाल लेता हूँ ना, सिंपल है, देखो 16 चौका 64 हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास 2 बचेगा, और 2 हो जाएगा 24, तो 16 ही कम 16 हो जाएगा, और बचेगा कितना बोलो, बचेगा भैया हमारे पास 8, तो 8 से मेरे पास कितना हो जाएगा 84, और 84 बाढ़ा जा नहीं सकता, 80 जाएगा, तो इसमें से मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, 4, तो 4 में इसमें से माइनस करूंगा तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तब जाके ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी अभाज्य संख्या है, बता सकते हो अभाज्य संख्या, 13 × 39, 17 × 51, 9 × 27, ये हो जाएगी अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि संख्या किसी से भी ना कटे, केवल और केवल या तो अपने आप से कटे या केवल और केवल एक से डिवाइड हो। आपको बताना 12 18 20 25 का लघुत्तम समावर्तक 2024 के क्वेश्चन में वो आया हुआ है 24 में, 12 18 20 और 25 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो इसका मतलब क्या है, आप इन संख्याओं में से चेक कर लो, इन संख्याओं को चेक करोगे तो सारी की सारी संख्या आपकी इनसे डिवाइड होनी चाहिए। भाई इनसे डिवाइड होगी तो 25 से डिवाइड वाली संख्या देख लो, 25 से डिवाइड की संख्या की बाद की दो संख्या 25 से डिवाइड होनी चाहिए, और बाद की दो संख्या केवल और केवल इसमें डिवाइड हो रही 25 से, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 37, 4850 और 4450 का महत्तम समावर्तक, 4850 4450 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, आप मुझे बताओगे। अगर मैं इसका महत्तम समावर्तक की बात करता हूँ, महत्तम समावर्तक का मतलब होता है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हमें चेक करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। देखो 5 भी डिवाइड कर देगी नो डाउट, लेकिन महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती, 25 भी डिवाइड कर देगी नो डाउट, लेकिन महत्तम समावर्तक हो सकती है, ध्यान करेंगे, हो सकती है, लेकिन ये क्योंकि छोटी है तो इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे। आप बताओ 30 कट जाएगा, 30 भी छोटी है, आप 25 50 से एक बार चेक करो, पूरी पूरी 50 से कट जाएगी, तो 50 इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा, ये भी 50 से कट जाएगा, ये भी 50 से कट जाएगा। हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दो वो उसका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हो जाएगा 50। आपको बताना है दोस्तों, जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई
4 इकाई की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। मूल त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बतानी कितनी है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है और यूपीएससी 2017 में आया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को करके देखो। आप अगर इस क्वेश्चन को एक बार करके देखते हो, हालांकि मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया है एक बार, अगर आप इस क्वेश्चन को करके देखते हो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। आप इसका एक बार अंदाजा लगा सकते हो। आप मुझे सबसे पहले बताएंगे जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका त्रिभुज का फॉर्मूला होता क्या है। उसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भैया अंडर रूट के अंदर 3/4 3/4 ए स्क्वायर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आप मुझे बोलो, ये मैं मान लेता हूं कि पहले मेरे पास इतना था, अब मैंने क्या कर दिया उसको 4 इकाई बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू a+4 हो जाएगा ना। अब a+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, यह सिंपल है, मैं इसमें से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। कितना माइनस कर दूंगा, जो स्टार्टिंग वाला है भाई, जो स्टार्टिंग वाला है उसको माइनस कर दो। तो बराबर मेरे पास कितना आना चाहिए, बराबर मेरे पास जो आना चाहिए वो आना चाहिए 16√3। तो आप इसको सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका a² + 16 और प्लस बन जाएगा आपका 8a और माइनस हो जाएगा a² और बराबर आपके पास हो जाएगा 64। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 8a बराबर आ जाएगा कितना 48। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। तो 6 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा 6। तो 6 इकाई आपकी इसकी शुरू की क्या थी, वैल्यू थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है आप इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154 है। तो आप मुझे बताओ क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr² होता है। πr² बराबर ये हो जाएगा 22/7 r² बराबर कितना हो जाएगा, 22 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7² हो जाएगी, यानी r बराबर हो जाएगा 7। आपको क्या बताना है, इसकी परिधि बतानी। परिधि होती है 2πr, यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा कितना हो जाएगा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 44 आ जाएगा। 44 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 44 मीटर। आगे चलते हैं, आगे जी की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका किसका है, प्रोबेबिलिटी का 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। और ये क्लास हो जाती है हमारी खत्म दोस्तों। इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा, आपको मैथ्स 247 के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और क्वेश्चन का लेवल देखो, आपको मैं इसलिए लेके आया था क्वेश्चन का लेवल आज ही जी, क्योंकि आपको एक बार अंदाजा लग जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। क्वेश्चन आते कैसे हैं, मैं इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लेके, और हम इसी लेवल पे चलेंगे। हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें ये नहीं करना कि हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, नहीं, उससे हमारा फायदा है। लेकिन एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है जीडी के एग्जाम में कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहा, तो हमें अब क्या करना है, अपनी तैयारी को एग्जाम के लेवल से लेके चलना है, ठीक है। हालांकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है। इन 40 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।